अब रंजन जी ये बताइए, अभी बिहार के हालात आप देख रहे हैं और जिस तरीके से पिछले हफ्ते दिनों में जो वहाँ माहौल बदला है और खासकर मीडिया का जो रोल रहा है, पॉलिटिशियंस के रोल तो अक्सर हम लोग देखते ही रहते हैं किस किस्म का होता है। आपको क्या लगता है कि किस दिशा में जा रही है बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति की दिशा तो अनुरंजन जी वही है जिस दिशा में वो चल रही थी। जिस दिशा में चलते हुए बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, वही जातिवाद की राजनीति, वही सांप्रदायिकता की राजनीति, वही ध्रुवीकरण, वही तुष्टीकरण, वही सारी चीजें। तो असल में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है अपने बिहार के हालात को देखकर। बिहार हमारा इतना प्यारा राज्य है, इतने प्यारे लोग हैं वहाँ के, इतने सेंसिबल लोग हैं वहाँ के, इतने शांतिपूर्ण लोग हैं वहाँ के, और वहाँ पर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि कई जिलों में लगातार कई दिनों 7 जिलों में, 7 जिलों और देखिए, सिर्फ धारा 144 की बात नहीं है, कर्फ्यू तक लगा दिया जा रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। मतलब किस किस्म की राजनीति है? आप ये बताइए, छोटे छोटे कस्बों में पेट्रोल बम पहुंच जा रहा है। पॉलिटिक्स इस किस्म का चल रहा है कि प्रशासन बिल्कुल फेलियर है। प्रशासन फेल होता नहीं है। प्रशासन को तो अनुरंजन जी मुझे लगता है फेल किया जाता है, फेल किया जाता है। अगर प्रशासन फेल नहीं होगा तो राजनीति कैसे चमकेगी? और मैं आपको बताऊं, अभी मैं बीच में एक जिले में बात कर रहा था, मैं उस पुलिस अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे साफ तौर पे कहा कि अनुरंजन जी, मुझे ऊपर से सख्त हिदायत है कि दोनों समुदाय के लोगों को बराबर तरीके से आप पकड़ के अंदर करेंगे। यही तुष्टीकरण की राजनीति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे आप एक बात बताइए कि ये क्या बात हुई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, भाई किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसी का विसर्जन हो रहा है, किसी का जुलूस निकल रहा है, क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? भाई पहले बैठ के कायदे से अगर राजनीति सही दिशा में चले, और ये चढ़ जा बेटा सूली पर वाली जो राजनीति होती है ना, कि चढ़ जा बेटा सूली पर, तुम दोनों लड़ोगे तो मैं अपनी रोटी सेकूंगा, बिल्कुल। तो वो वाली जो चीज होती है, अगर ये ना हो तो क्या जरूरत है? भाई ठीक है, दुर्गा पूजा भी है, दशहरा भी है, मुहर्रम भी है, ताजिया का जुलूस भी निकलना है, 4 दिन पहले बैठकर बात कर लो, रास्ते तय कर लो। तुम्हारे रास्ते ये हैं, तुम्हारे रास्ते ये हैं। अगर एक ही रास्ता है तो समय तय कर लो, समय भी कर लो तय, आपस में दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत कर लो, वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दो, पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहे। ये क्या बात होती है कि किसी ने जाके पंडाल में तोड़ फोड़ कर दी, किसी ने जाके ताजिए में हंगामा कर दिया? आपको मुझे बड़ा दुख होता है। आपको कैसा नहीं लगता कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से इस किस्म की चीजें ज्यादा घटने लगी हैं, और कहीं ना कहीं एक लोगों में एक अजीब किस्म का डर समाया हो, एक खास समुदाय वर्ग में, और उसको लेकर के ये घटनाएं बढ़ रही हो? नहीं, ये मीडिया का प्रचार हो सकता है। मैं तो देखिए, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हमें तो पॉलिटिक्स करनी नहीं है। ना मुझे किसी का वोट चाहिए, ना आपको किसी का वोट चाहिए। मैं ये कैसे मान लूं कि मोदी की सरकार आई है और इसलिए ये चीजें हो रही हैं? भारत में ये चीजें क्या 2014 से पहले नहीं हुई? आप देखो 1947 विभाजन के दिन से, विभाजन के समय से आप देखो कितनी चीजें हो रही। उसके पहले की तो बात छोड़ दो। तो आजाद भारत में लगातार ये चीजें हो रही हैं, दुखद है। और ये इसीलिए हो रही हैं कि इसलिए नहीं हो रही हैं कि हिंदू बदमाश हैं या मुसलमान बदमाश हैं या आपस में लड़ते हैं। प्रॉब्लम है राजनीति में, चढ़ जा बेटा सूली पर, जो मैं कह रहा हूँ ना, वही राजनीति है। होता ये है कि भाई किसी में, मैं कहता हूँ ये 4 गुंडे हिंदू समुदाय के हो सकते हैं, 4 गुंडे मुसलमान समुदाय के हो सकते हैं। इनमें इतना मनोबल कहाँ से आता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, इनमें इतना मनोबल कहाँ से आता है कि तुम जाके पंडाल में तोड़फोड़ कर दो, तुम जाके ताजिए में हंगामा कर दो? मनोबल कहाँ से आता है? ये कौन लोग हैं, कौन इनको मनोबल देता है? आप देखिए, मैं अगर मैं जिक्र करूं, अपने इलाके का जिक्र करूं, और सुगौली बहुत छोटा सा कस्बा है और बहुत अच्छे भले लोग हैं। मतलब मैं अपने होश में मैंने नहीं सुना कि वहाँ कोई दंगा फसाद हुआ हो, मेरे पिताजी ने नहीं सुना, मेरे दादाजी ने शायद ही सुना हो। तो 100 साल के इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी। अभी वहाँ घटी है घटना, फोन इंटरनेट बंद, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, एक हद तक आपने खबरों को संवेदनशील बनाने के लिए आपने किया, ठीक है, लेकिन जानकारी के अभाव में
दुनिया जान नहीं रही कि वहाँ क्या घट रहा है। एक छोटे से कस्बे में जिस तरीके से पत्थर, घरों पे पत्थर मिले, पेट्रोल बम सैकड़ों की तादाद में मिले और लोग सड़कों पे पीटे गए, मतलब ये अजीब किस्म का एक माहौल है। मैं उस माहौल पे मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन में ये माहौल और बिगड़ा ही है? देखिए, ये तो बिहार की जनता को महसूस करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो लोग ये कह सकते हैं कि आप अमुक के विरोधी हैं, आप फलाने के समर्थक हैं, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये महसूस कर रही होगी कि पिछले साल भर में बिहार के अंदर क्या हालात हुए हैं और ये सब हो रहा है। अभी देखो, हम कोई नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो राजदेव रंजन हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी, तो उसमें बाकायदा जवाब तलब किया है कि भाई आप बताइए कि ये जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, क्या उस वक्त तक ये फरार घोषित हो चुके थे जब तक इनकी तस्वीरें आ रही थी बड़े बड़े नेताओं के साथ? तो अब बिहार में इस तरह की स्थिति तो देखिए है ही। मेरा कंसर्न ये है, सबसे बड़ी चीज, कि आप चाहे जितनी भी राजनीति करो, लेकिन लोगों की जान से मत खेलो और लोगों की जो एकता है, भाईचारा है, उससे मत खेलो। हो ये रहा है अनुरंजन जी कि ठीक है, हिंदू और मुसलमान लड़ जाएंगे तो कोई मरेगा, चाहे 2 हिंदू मर जाएं, 4 मुसलमान मर जाएं, 4 हिंदू मर जाएं, 2 मुसलमान मर जाएं, यही सब होगा, नहीं होगा। और उससे क्या होगा कि फिर इनकी उन लाशों पर इनकी राजनीति चमक जाएगी, नीतीश जी की सेक्युलरिज्म की राजनीति चमक जाएगी, लालू जी भी कहीं अपनी कोई चीज चमका लेंगे, उधर से भाजपा वाले भी आ जाएंगे कि भाई देखो क्या हो रहा है नीतीश के राज में। तो ये बेसिकली मैं आरोप लगा रहा हूँ, जब आप बार बार कुरेद रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, ये जो भी घटनाएं होती हैं राजनीतिक संरक्षण में होती हैं। राजनीतिक दलों के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो इनकी बाकायदा प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से दोनों समुदायों को लड़ाया जाए, किस तरह से 2-4 लोग घायल हो जाए, मर जाए। देखो, इनको किसी की जान से, किसी के धर्म से, किसी के ईमान से कोई मतलब नहीं है। इनका ईमान तो भाई साहब ये है, 2019 में चुनाव होंगे लोकसभा के अब, और अभी से 2016 से प्रधानमंत्री की पद की दावेदारी की जा रही है। अरे भैया, आपने जो एक स्टेट की जिम्मेदारी आपको पब्लिक ने दी है, उसका लॉ एंड ऑर्डर संभाल लो। 1 साल में क्या हो रहा है वहां पर? आपके सत्ता संभालने के दिन से 2-4 दिन बाद से जो है दरभंगा से आप शुरुआत कीजिए, याद कीजिए, जो बिल्कुल वहां पर इंजीनियरों की हत्या हुई, भाई सीरीज में हुई। हाँ, सीरीज में हुई, और उसके बाद फिर लगातार हो ही रहा है भाई साहब। और हालात ये हैं कि जैसे अब पूरी परिस्थिति को देखा जाए तो साफ साफ लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, लेकिन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि लब्बो लुबाब हमारी नहीं, स्वीकार क्या करेंगे? स्वीकार वो क्या करेंगे? वो अगर आप कहिएगा कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर खराब हुए हैं, तो आपको कहेंगे कि भाई आप मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखो। आपको वो जो है जो एंटी जेडीयू और एंटी आरजेडी पार्टियां हैं, उन राज्यों की सरकारों का आपको दिखा देंगे, बीजेपी की सरकारों का दिखा देंगे, कहेंगे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो तुम देखो। तो इसका मतलब सीधा हरियाणा का तुम देखोगे नहीं, बिहार का। इसका मतलब सीधा है, मीडिया ऑन है, राजनीति ऑन है, इंसानियत गौन है, और गुनहगार कौन है ये हम लोग तलाश। आपका ये लेख तो बहुत वायरल हुआ है, कल मैंने भी पढ़ा। कल अभिरंजन जी हम लोग बात करेंगे यूपी की राजनीति पर। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित।